नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जिसे द ग्रेट वार और उस समय तक सभी युद्धों को समाप्त कर देने वाला युद्ध माना जाता था, जो कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उस टाइम तक ये माना जा रहा था कि यह एक ऐसा युद्ध है जो कि पूरे सारे युद्ध को समाप्त कर देगा। तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या कारण थे, वो हम लोग बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ मैप दिखाना चाहूँगा जिसमें कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी कि कहाँ पे युद्ध शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो जैसा आप ये मैप में देख रहे हैं, ये जगह जो दिख रही है ये है ऑस्ट्रिया हंगरी। ये एक ये एक स्टेट था जिसके कि उस समय के प्रिंस थे जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना नाम का स्टेट था जिस पे ऑस्ट्रिया हंगरी का कब्जा था। लेकिन बोस्निया और हर्जेगोविना के जो लोग थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अलगाववादी थे, जो कि नहीं चाहते थे कि वो ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ रहें, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो स्लाव प्रजाति के लोग हैं और ऑस्ट्रिया हंगरी के मैक्सिमम लोग जो थे वो जर्मन प्रजाति के थे। तो बोस्निया हर्जेगोविना के लोग सर्बिया के साथ मिलना चाहते थे और इसीलिए वहाँ पे एक तरह से अलगाववाद की एक लहर चल रही थी। और उसी बीच ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे जिनका नाम आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड था, वो बोस्निया की राजधानी साराजेवो में एक सरकारी फंक्शन में विजिट करने जाते हैं और उसी दौरान उनकी एक सर्बियाई नागरिक जिसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप, उसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। प्रिंस और उनकी पत्नी दोनों की हत्या कर दी जाती है और हत्या के पीछे की वजह थी ऑस्ट्रिया हंगरी का बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा और बोस्निया के लोग जो कि स्लाव प्रजाति के थे और ऑस्ट्रिया हंगरी राष्ट्र के साथ नहीं रहना चाहते थे और वो लोग सर्बिया का हिस्सा बनना चाहते थे। इसलिए उस क्षेत्र में अलगाववाद की एक लंबी लड़ाई चल रही थी और सर्बिया भी इन अलगाववादियों का समर्थन करता था। और ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या के अलावा भी प्रथम विश्व युद्ध के पीछे अनेक कारण थे। उनमें से एक था यूरोप के देशों का दो खेमों में बंटना और तमाम तरह की गुप्त संधियां। जो देश थे वो दो खेमों में बटे थे और एक दूसरे के साथ में एक गुप्त संधि की कर रहे थे, जिसके चलते कि हर एक खेमा दूसरे खेमे को एक शक की निगाह से और एक घृणा की दृष्टि से देखा करता था। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान जो शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न संधियां थी, वो एक अलायंस के रूप में सामने आने लगी, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि ये जो संधियां थी जिसमें कि दो खेमे थे वो क्या थे। ये तो आज का जो यूरोप है उसका मैप है। आपको मैंने इसके पहले, ये है बिफोर वर्ल्ड वार वन के पहले का मैप और ये है आफ्टर वर्ल्ड वार वन के मैप, लेकिन मैं आपको अभी खेमों के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें पहली संधि जो हुई थी वो 1882 ईस्वी में ट्रिपल अलायंस के नाम से हुई थी। ट्रिपल अलायंस, जैसा कि आप ये मैप में भी देख सकते हैं कि इसमें ये है ट्रिपल एंटेंट और सेंट्रल पावर और न्यूट्रल पावर। तो जो ट्रिपल अलायंस थी जिसमें कि जर्मनी, जो कि ये है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि एक ही देश हुआ करता था, और इटली, ये आप देख रहे हैं, ये तीनों ट्रिपल अलायंस में थे। और इस संधि का जो एक प्रकृति थी, जो एक नेचर था, वो ये था कि ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म यानी कि रक्षात्मक ट्रीटी रहेगी। ये कभी भी अटैक वाली ट्रीटी नहीं थी कि हम किसी पे अटैक करेंगे। और इसी के अगेंस्ट में, इसी को काउंटर करने के लिए साल 1907 में ट्रिपल एंटेंट एक फ्रेंच वर्ड है, तो ट्रिपल एंटेंट नाम की एक ट्रीटी हुई जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल थे। अब बताए गए कारणों के अलावा भी कई कारण थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें था फ्रांस के बदले की भावना। वो भावना क्यों थी? जो कि जर्मनी को लेके चल रही थी। इसका कारण ये था कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, दोस्तों, पहले जर्मनी जो है एक कोई राष्ट्र नहीं हुआ करता था। प्रसा नाम का एक राष्ट्र था जो कि कई सारे जर्मन भाषी जो राज्य थे उनको एक करके, यानी कि युद्ध लड़के या फिर कोई संधि करके उस राष्ट्र का निर्माण किया था जिसका नाम जर्मनी रखा गया था। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख राष्ट्र जो कि बाद में प्रसा बना और प्रसा के चांसलर बिस्मार्क एकीकृत जर्मनी के चांसलर बने। और उस युद्ध के कारण, इस एकीकरण के टाइम में जो फ्रांस और जर्मनी के बीच एक युद्ध हुआ था और ये 1871 में हुआ था।
जिसमें अल्सास लॉरेन नाम का एक प्रदेश था, जो कि फ्रांस ये है और ये है जर्मनी। यहाँ पे कहीं पे अल्सास लॉरेन नाम का एक प्रदेश था जिसको कि जर्मनी ने फ्रांस से एक तरह से कब्जा कर लिया और उस पर अपना कब्जा जमाए रखा। और जबकि वो आयरन और कोयले के लिए बहुत ही रिच माना जा रहा था अल्सास लॉरेन नाम का प्रदेश, इसीलिए फ्रांस जर्मनी के खिलाफ अपने मन में एक गुस्सा भर के रखा हुआ था। इधर इंग्लैंड भी 1902 ईस्वी में जापान से एक संधि करके उसे अपने पक्ष में मिला लिया था। तो इस तरह पूरा यूरोप दो राजनीतिक खेमों में बटा हुआ था और एक युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। और इसमें चिंगारी तब लगी जब प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई और सर्बिया को प्रिंस की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक तरह से उसको धमकी दी और बोला कि उस बहुत सारी शर्तें उस पर थोप दी कि आपको इसको मानना होगा, नहीं तो हम आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा करेंगे। तो सर्बिया जो था वो ये जानता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत ताकतवर राष्ट्र है, वो हमें किसी भी समय रौंद सकता है। तो सर्बिया ने ये बोला कि हम आपकी कुछ शर्तें तो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसी ह्यूमिलिएटिंग शर्तें भी ऑस्ट्रिया हंगरी ने रखी थी जिसको मानना सर्बिया के लिए एक तरह से बहुत ही अपमानजनक था। तो सर्बिया ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और प्रिंस की हत्या जो कि 28 जुलाई 1914 को हुई थी, इसके ठीक एक महीने बाद 28 जून 1914 को हुई थी और इसके ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वार डिक्लेयर कर दिया और यहीं से फिर प्रथम विश्व युद्ध का आगाज होता है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये है सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे अटैक कर दिया है। सर्बिया जो कि एक स्लाविक राष्ट्र था जिसका समर्थन रूस किया करता था, तो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सर्बिया की मदद के लिए आगे आए और दूसरी ओर जर्मनी अपनी संधि के चलते ऑस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध में उतर आया। अगस्त 1914 में जापान ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। उस्मानिया जो कि उस समय ऑटोमन साम्राज्य जो कि आज का टर्की है, वो जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है। जर्मनी ने फ्रांस की ओर पहले यहाँ पे फ्रांस की ओर बढ़ते हुए जो तटस्थ बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये आप देख रहे हैं, बेल्जियम और लग्जमबर्ग एक तरह से न्यूट्रल पावर थे उस समय, उन पर आक्रमण करके एक तरह से पूरी तरह से इन पे कब्जा कर लिया। लेकिन बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन था, उसके बीच में 70 साल पहले एक संधि हुई थी जिसकी ये शर्तें थी कि यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम एक दूसरे की हमेशा रक्षा करेंगे। अगर कोई इनके खिलाफ युद्ध लड़ेगा तो दोनों एक साथ मिलकर उससे अपनी रक्षा करेंगे। तो उस संधि का हवाला देते हुए फिर ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए युद्ध में शामिल हो गया। और फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया जो कि एक साथ थे वो कहलाए सेंट्रल पावर और फ्रांस, ब्रिटेन और रूस कहलाए अलाइड पावर। इस तरह अगस्त 1914 ईस्वी तक दो गुटों के रूप में लामबंदी हो ही चुकी थी और यह युद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों में जल, थल और नभ सभी जगहों पर लड़ा गया। 28 जुलाई 1914 को जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो रूसी साम्राज्य ने ऑस्ट्रिया को धमकी देते हुए एक तरह से उसको बोला कि आप पीछे हट जाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। तो रूस ने अपनी रिजर्व फोर्सेज को ऑस्ट्रिया हंगरी की बॉर्डर पर, जैसे ये रसिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी का जो बॉर्डर है, इस पर अपनी रिजर्व फोर्सेज को रूस ने भेज दिया है और एक तरह से वार डिक्लेयर हो गया है। लेकिन अपनी योजना के अनुसार जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए तटस्थ बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर कब्जा किया और वहाँ से फ्रांस के अंदर, यहाँ आप देख रहे हैं, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पे कब्जा करके फिर जर्मनी जो है यहाँ से फ्रांस के अंदर घुसना शुरू कर दिया है। और इसी दौरान जर्मनी ने रूस को चेतावनी दी कि आप युद्ध से पीछे हट जाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ युद्ध में उतर जाएंगे। फिर क्या हुआ कि संधि के अनुसार ब्रिटेन 4 अगस्त 1914 को बेल्जियम के पक्ष में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर ही दिया था। और फिर उधर 2 अगस्त 1914 को ऑटोमन साम्राज्य, जो कि इस मैप में तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है टर्की, ये यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य, उस समय ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था टर्की और ये सब एरिया, तो वो भी जर्मनी के साथ गठबंधन करके युद्ध में शामिल हो गया। वो कब हुआ? 2 अगस्त 1914 को। फिर आता है 10 अगस्त 1914, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये जो आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी ने पूर्वी मोर्चे पर रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, उसने हमला शुरू कर दिया है।
फिर 23 अगस्त से 30 अगस्त 1914 को रूस और जर्मनी के बीच टेननबर्ग, ये है जर्मनी, ये है रूस, यहाँ टेननबर्ग नाम का जगह था, वहाँ पर भयंकर लड़ाई हुई जिसमें रूस की सेना की भयानक हार हुई। और रूसी कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग जनरल जो था वो अलेक्जेंडर सैमसनोव, उसने शर्म से आत्महत्या कर ली। और इस हार के पीछे की वजह ये माना गया कि रूसियों का उनके रेडियो द्वारा जो जारी संदेश था उसको वो लोग डिकोड नहीं कर पाए, और उनके बीच जो आर्मी का मोबिलाइजेशन था उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाया। और दूसरा कारण ये था कि जर्मनी उस समय बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गया था और उसमें उसके पास फास्ट ट्रेनें थी, जिसके चलते जर्मनी अपने बॉर्डर्स पर बहुत तेज़ी से पहुंच सकता था, जो कि उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। और रसिया को उसने एक करारी शिकस्त दी जिसमें रसिया बुरी तरह से हारा। दोस्तों, कुछ समय के अकॉर्डिंग, समय अनुसार युद्ध की जानकारी इसमें मैंने आपको दिया है। जैसे 28 जून 1914 गैब्रिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की। ये इस तरह से इसमें आपको पूरा कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई वो है, मैं आपको जस्ट एक स्लाइड में दिखाते जा रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको कौन कौन सी मुख्य बैटल हुई इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो बैटल ऑफ टेननबर्ग के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि जर्मनी और रसिया के बीच में हुआ, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि रसिया हार गया। और फिर हुआ कि फर्स्ट बैटल ऑफ मार्ने, ये 5 सितंबर 1914 से 12 सितंबर 1914 के बीच, जो कि फ्रांस की एक नदी है मार्ने, वहाँ पे लड़ा गया। ये है फ्रांस, यहाँ पे मार्ने रिवर है, वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई। और फ्रांस ब्रिटेन की सेनाओं और जर्मनी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। और जर्मन सेनाएं पहले तो आगे बढ़ती गई, लेकिन फिर जब उनका काउंटर अटैक हुआ फ्रांस और ब्रिटेन का, तो थोड़ा पीछे हटके वो एस्ने रिवर, यहाँ पे एस्ने रिवर है, उसके पास आकर ट्रेंचेस बनाकर वो जर्मन सेनाएं वहाँ पर रुक गई। और ये लड़ाई एक तरह से एक स्टेलमेट जैसा हो गया कि दोनों तरफ से ट्रेंचेस बनाए लिए गए और एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, और ट्रेंचेस में छुप कर सैनिक रहा करते थे। जैसे ही कोई बाहर निकलता था सामने से मशीन गन फायर होती थी। तो इसीलिए ना तो दोनों पक्षों में से कोई आगे बढ़ पा रहा था, बस एक स्टेलमेट जैसा बना हुआ था। फिर बात करते हैं दूसरी लड़ाई, बैटल ऑफ यप्रेस, जो कि 19 अक्टूबर 1914 से 22 नवंबर 1914 के बीच में लड़ी गई। यप्रेस की जो पहली लड़ाई है, इसको समुद्री रेस, इसको एक तरह से सी रेस बोला जाता है, इसके रूप में शुरू हुई। और यह लड़ाई बेल्जियम के उत्तरी समुद्री तट, आप देख रहे हैं यह है बेल्जियम, इसका समुद्री तट जिसको नॉर्थ सी बोलते हैं, नॉर्थ सी में लड़ा गया। और जो कि इंग्लिश चैनल, जिसको ये है इंग्लिश चैनल, आप ये देख रहे हैं इंग्लिश चैनल इसका एक्सेस प्रोवाइड करता है। और इस पर कंट्रोल करने के लिए जर्मन सेनाओं ने यहाँ पर हमला किया है। और लेकिन यहाँ पर किसी भी पक्ष को एक निर्णायक जीत नहीं मिली, और 3 हफ्तों की भयंकर ठंड में लड़ी गई लड़ाई में ये कठोर ट्रेंच वार के रूप में कन्वर्ट होकर रह गया है। फिर बात करते हैं हम लोग बैटल ऑफ डॉगर बैंक की, जो कि 24 जनवरी 1915 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है नॉर्थ सी, ये है नीदरलैंड, जर्मनी, ये आज का मैप है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ये ब्रिटेन, ये है डेनमार्क, ये है नॉर्थ सी। तो 24 जनवरी 1915 को नॉर्थ सी के मध्य में डॉगर बैंक के पास, यहाँ कहीं पे डॉगर बैंक है, वहाँ के पास नेवी शिप की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें जर्मनी की नेवी शिप जिसका नाम था SMS बचर, जो कि ब्रिटेन की नेवी शिप को एक डुबा दी है। और ब्रिटेन की नेवी शिप उसमें कई सारी नेवी शिप थी, जिसमें एक थी HMS लायन, जिसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो एक तरह से यहाँ पे ये लड़ाई कुछ ऐसी बहुत निर्णायक लड़ाई नहीं रही, लेकिन दोनों तरफ से नुकसान हुआ। इसमें जर्मनी एक तरह से ब्रिटेन को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो इस तरह से डॉगर बैंक की लड़ाई वहाँ लड़ी गई 24 जनवरी 1915 को। फिर हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ बर्दुन। बर्दुन ये 21 फरवरी 1916 से 18 दिसंबर 1916 के बीच में लड़ी गई लड़ाई थी। बर्दू की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई मानी जाती है, और फ्रांस की सेना का मोरल तोड़ने और एक तगड़ा झटका देने के लिए जर्मनी ने एक सरप्राइज अटैक किया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं,
यहाँ फ्रांस के अंदर ही जर्मनी हमेशा घुस रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो फ्रांस को ही हो रहा था। तो इस तरह से एक सरप्राइज अटैक किया और वर्दू में एक किला था जो कि म्यूज़ नदी के किनारे पर था, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जर्मन सेनाओं ने, और इस लड़ाई में दोनों तरफ भयंकर नुकसान हुआ। और इसी समय जर्मन का ध्यान भटकाने के लिए जो अलाइड फोर्स हैं उन्होंने जुलाई 1916 को जर्मनी की सेना पर पश्चिमी मोर्चे से, यहाँ कहीं से पश्चिमी मोर्चे से सोमे रिवर, जो कि फ्रांस की एक नदी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रांस, यहाँ कहीं सोमे रिवर है, वहाँ से उन्होंने एक तगड़ा हमला किया है। और यह वर्ल्ड वार का सबसे बिटर और डेडली बैटल था, और एक दिन में ब्रिटेन की सेना के 19,000 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दोनों तरफ कुल मिलाकर 57,000 लोगों की मौत हुई। फिर हम बात करते हैं बैटल ऑफ गैलीपोली। गैलीपोली का बैटल 19 फरवरी 1915 से 9 जनवरी 1916 के बीच में लड़ा गया। और ये आप देखेंगे गैलीपोली, ये जो यूरोप का ये पार्ट है जहाँ पे टर्की ऑटोमन एम्पायर था, ये जो एरिया है यहाँ पे लड़ा गया था। और ऑटोमन साम्राज्य जो कि उस समय जर्मनी की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था, गैलीपोली युद्ध जो कि बैटल ऑफ गैलीपोली या फिर डार्डेनाल कैंपेन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, टर्की ये जो पार्ट है, ये कुछ पार्ट, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये भी पार्ट टर्की का है, लेकिन इसके बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट वो बोलते हैं जो कि एक नैरो पैसेज होता है दो समुद्रों के बीच का। तो जैसे आप सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे इसको सी ऑफ मरमरा इसको बोलते हैं, और ये है एजियन सी, इसके बीच का एक स्ट्रेट था। और डार्डेनल कैंपेन इसीलिए कहा जाता है कि इसे डार्डेनल स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी के साथ में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी, जिसका नाम दिया गया था एनजैक, ANZAC, तो संयुक्त सेनाओं ने यहाँ पर हमला करने की एक योजना बनाई। और फिर उन्होंने फरवरी मार्च 1915 को ऑटोमन साम्राज्य के जो गैलीपोली पेनिनसुला, ये एरिया को गैलीपोली पेनिनसुला कहा जाता है, इस पर कब्जा करने के लिए डार्डेनल स्ट्रेट का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए एक अटैक लॉन्च किया है, जिनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना थी ही। लेकिन टर्की की जो भौगोलिक स्थिति थी, वहाँ का जो एक तरह से वहाँ की जो स्थिति थी, उसके बारे में इन सेनाओं को, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की जो सेनाएं थी, उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। इसीलिए वहाँ जाकर ये सेनाएं बहुत ज़्यादा एक तरह से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बहुत नुकसान उठाने के बाद इन्होंने हेल्स और गाबा नाम के दो जो कोस्ट थे उन पे कब्जा किया। गाबा यहाँ आता है जो कि एजियन सी का एक कोस्ट लाइन है, और हेल्स यहाँ कहीं पे आता है, तो इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और इसका मेन कारण था कि जो तुर्क लोग थे वो इन सेनाओं के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़े, इसीलिए उनको पीछे हटना पड़ा और कुछ ही एरिया वो कैप्चर कर पाए, जो कि उम्मीद वो कर रहे थे कि वो जल्दी ही इस पूरे रीजन में कब्जा कर लेंगे। वो उन्होंने नहीं कर पाया, सिर्फ 2 कोस्ट लाइन पे उन्होंने कब्जा जमा पाया। दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें कि एक जर्मन यू बोट जो कि 7 मई 1915 को वो एक ब्रिटिश यात्री जहाज जिसका नाम लुसिटोनिया था, उस पर हमला करके उसको डुबो दिया, जिसमें 1198 लोग मारे गए। और इन यात्रियों में से 128 अमेरिकी यात्री भी थे, वो भी मारे गए। और अमेरिका इससे गुस्सा होकर हुआ, लेकिन जर्मनी को समझ में आ गया कि इस युद्ध में अमेरिका को खींचना सही नहीं होगा, तो उसने अमेरिका से एक तरह से माफ़ी मांग ली कि हमसे गलती हो गई, ये चीज़ हमसे गलती से हो गई, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो उस समय अमेरिका में थोड़ी भावनाएं शांत भी हो गई। लेकिन बाद में 1917 के आसपास फिर से यही गलती हुई। जर्मनी ने एक और शिप पे हमला किया जिसमें कि लगभग 5 से 600 के आसपास अमेरिकी नागरिक थे जो कि मारे गए। उसके बाद फिर अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को इस युद्ध में शामिल हुआ, और फिर वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। वो वहाँ की पब्लिक को ये समझा पाने में फिर सफल हुए कि हमें इस युद्ध में क्यों लड़ना चाहिए, हम एक नैतिकता के चलते इस युद्ध में हमें आना चाहिए और ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। तो 6 अप्रैल 1917 को फिर यूएसए की एंट्री होती है इस प्रथम विश्व युद्ध में। तो आगे हम फिर बात करते हैं कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, वहाँ पे हम वापस आते हैं। हम बात करते हैं बैटल ऑफ जटलैंड। बैटल ऑफ जटलैंड प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा नेवल युद्ध था।
ये एक तरह से ब्रिटेन ने अपनी नेवल, जो कि ब्रिटेन उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली नेवी के रूप में माना जाता था, उसने अपनी जहाज़ों से पूरे जर्मनी का एक तरह से नेवल ब्लॉकेड कर दिया था। और इसमें जर्मनी और ब्रिटेन दोनों की मिला के लगभग 250 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था इस लड़ाई में। आपको मैं मैप में दिखाना चाहूँगा, इसमें आप देखेंगे कहाँ पे ये ब्लॉकेड हुआ था। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये है डेनमार्क। डेनमार्क के कोस्ट लाइन, ये नॉर्थ सी है, जो कि जर्मनी के लिए एक सिर्फ नेवल एक तरह से एक्सेस था। तो यूके यहाँ पे है, ये पूरा ब्लॉकेड कर दिया और रसद सप्लाई पूरी तरह से ठप कर दी है जर्मनी की, ताकि युद्ध में ये ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ही न कर पाए। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ इसोंजो। यह 23 जून 1915 से 24 अक्टूबर 1917 के बीच में लड़ा गया। यह लड़ाई इसोंजो रिवर के फ्रंट पर लड़ी गई, जो कि एड्रियाटिक सी पर है, जो आज के स्लोवेनिया, आप जैसा देख सकते हैं आज का जो स्लोवेनिया है, ये पार्ट स्लोवेनिया के तट पर यहाँ कहीं पे ये लड़ाई लड़ी गई थी इसोंजो। इसमें इटली की जो सेना है, इटली पहले ट्रिपल एंड जो अलायंस था उसका हिस्सा था, लेकिन जब जर्मनी ने अटैक किया और ऑस्ट्रिया ने अटैक किया तो इटली ये कहते हुए इस ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लिया कि हमारी जो ट्रीटी थी वो एक डिफेंसिव ट्रीटी थी, लेकिन आपने ऑफेंसिव अटैक लॉन्च किया है सर्बिया के अगेंस्ट में, इसलिए हम इस ट्रीटी से अलग होते हैं। और बाद में न्यूट्रल रहने के साथ साथ फिर इटली जो अलाइड फोर्सेज हैं उसको ज्वाइन कर ली, और फिर इटली इसोंजो के पास में यहाँ पे अटैक किया, और अटैक करते ऑस्ट्रिया पर अटैक किया, और फिर ये ऑस्ट्रिया पे अटैक करते हुए वियना में घुस गई। वियना में घुसने के बाद जर्मन सेनाएं ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में आई, और फिर इटली को पीछे हटना पड़ गया। तो ये था बैटल ऑफ इसोंजो, जो कि यहाँ स्लोवेनिया के तट से इटली के अटैक के द्वारा शुरू हुआ था। तो दोस्तों, उस समय पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इन लोगों की कॉलोनियाँ थी, अफ्रीका, एशिया और भी जो जगह पे कॉलोनियाँ थी, वहाँ भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और अलग अलग देश अलग अलग फ्रंट पर अपनी तरफ से सेनाएं उतारकर एक जो दो खेमे थे उस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही थी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन साम्राज्य एक खेमे में था, बाकी रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में यूएसए भी आ गया, और इटली, जापान एक खेमे में थे। तो इस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थर्ड बैटल ऑफ यप्रेस की, जो कि 31 जुलाई 1917 से 6 नवंबर 1917 के बीच लड़ी गई थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में ट्रेंच वॉरफेयर चल ही रहा था, जो खाई की लड़ाई थी वो चल रही थी, और किसी भी तरफ की सेनाओं को कुछ बढ़त नहीं मिल पा रही थी, बस जो जहां था वहीं पे जमा हुआ था और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तभी फ्रांस की सेना ने एक बड़े टैंकों का एक तरह से अटैक लॉन्च किया और कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, और इसमें दोनों तरफ लगभग 5,50,000 लोगों की जान गई। और इस युद्ध में कनाडा की सेना, जो कि उस समय ब्रिटेन की तरफ से आई हुई थी और वो फ्रांस की मदद कर रही थी, और कनाडा की सेना भी थर्ड बैटल ऑफ यप्रेस में साथ में एंट्री की और जर्मन सेनाओं को कुछ हद तक पीछे हटा दिया। तो ये रहा बैटल ऑफ यप्रेस। फिर अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ विमी रिज। बैटल ऑफ विमी रिज 9 अप्रैल 1917 से 12 अप्रैल 1917 के बीच लड़ा गया था, और इसमें कनाडा की जो सेना थी उसकी 4 टुकड़ियों ने रविवार के दिन, ईस्टर के दिन एक तगड़ा हमला किया, जो कि विमी रिज नामक जगह, जो कि उत्तरी फ्रांस का हिस्सा है, वहाँ पे जर्मन सेनाओं के अगेंस्ट एक तगड़ा हमला किया, और इसमें एक निर्णायक जीत हुई, जिसमें कि कनाडाई सेना जर्मन सेनाओं को काफ़ी हद तक पीछे हटा दी। फिर अब हम बात करेंगे जून ऑफेंसिव, जिसमें रशियन मिलिट्री ऑपरेशन था, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 1 जुलाई 1917 से 4 जुलाई 1917 के बीच लड़ा गया युद्ध था। रूस के जो युद्ध मंत्री, जिनका नाम अलेक्जेंडर केरेंस्की था, उन्होंने ऑस्ट्रिया और जर्मन सेनाओं के खिलाफ एक हमला, जो कि गैलिसिया नामक स्थान पर किया, और जबकि रूस की जो जनता थी उस समय वो इस युद्ध के खिलाफ थी। वहाँ पे एक तरह से रूस में अंदरूनी तौर पर एक क्रांति चल रही थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, जो कम्युनिस्टों की क्रांति थी, क्योंकि उस समय जो जार निकोलस थे वो एक तरह से अलोकप्रिय हो चुके थे, और वहाँ की जो जनता थी वो नहीं चाहती थी कि रसिया जो है इस युद्ध में शामिल हो। और फिर इसी बीच एक तरह से जब युद्ध में ये लोग शामिल हुए तो इनकी जो सेना थी उसकी मोरल वैल्यूज़ थोड़ी डाउन हो गई थी, और अंदरूनी जो एक तरह से क्रांति थी उसके चलते
रूस जो है इस युद्ध में भारी नुकसान उठाता है और जर्मन सेनाएं इसको बुरी तरह से हराती हैं। और जब रूस इस तरह से यहाँ हारता है और उधर रूस के अंदर एक तरह से जो राजशाही थी, जारशाही थी, उसको ख़त्म करके वहाँ पे दूसरी एक जो अंतरिम सरकार बनाई गई, फिर उसका प्रपोजल था कि हम इस युद्ध से बाहर होना चाहते हैं। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया इतनी आसानी से रूस को इस युद्ध से बाहर जाते हुए नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जर्मनी और रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, जिसका नाम ब्रेस्ट लितोवस्क नाम दिया गया। और इस ट्रीटी में रूस को एक तरह से ह्यूमिलिएट करते हुए उसको जो सेंट्रल पावर्स थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, ये 3 मार्च 1918 को रूस को इस ट्रीटी को साइन करवाए और युद्ध से बाहर किए। लेकिन इसमें रूस को अपने कुछ जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन थे, जैसे पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुएनिया, इनको ये शर्त पे ये रखा गया कि इन जो राज्य हैं इनको आप स्वतंत्र डिक्लेयर करें, ये एक अलग देश बनेंगे और आप इस ट्रीटी में साइन करिए और इस युद्ध से बाहर जाइए। तो रूस उस समय मजबूरन इस ट्रीटी को साइन किया। लेकिन बाद में जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में सरेंडर करता है तो इस ट्रीटी एक तरह से नल एंड वॉइड हो जाती है और धीरे धीरे चीज़ें फिर रसिया के कंट्रोल में आने लगती हैं। बाकी जो प्रदेश हैं वो भी कंट्रोल में आते हैं कुछ हद तक, और कुछ हद तक नहीं भी आते हैं कुछ कुछ राज्य। तो इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं जो कि जून ऑफेंसिव हो गया, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब आता है बैटल ऑफ कैम्ब्राई। तो बैटल ऑफ कैम्ब्राई जो है वो 20 नवंबर 1917 से 5 दिसंबर 1917 के बीच लड़ा गया था और यह प्रथम विश्व युद्ध में लड़े गए युद्धों में यह सबसे बड़ा टैंकों का युद्ध था, जिसमें लार्ज स्केल पर टैंक का इस्तेमाल हुआ था। और यह फ्रांस के कैम्ब्राई में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा अचानक बहुत सारे टैंकों के साथ जर्मन सेना पर हमला किया गया। शुरुआत में जो अलाइड फोर्सेस थी उनको बढ़त तो मिली, लेकिन जल्दी ही जो जर्मनी का काउंटर अटैक हुआ उसने स्थिति को रोक दिया और एक तरह से एक स्टेलमेट जैसी स्थिति फिर से खड़ी हो गई। फिर हम बात करेंगे सेकंड बैटल ऑफ सोमे, जो कि 21 मार्च 1918 से 5 अप्रैल 1918 के बीच में लड़ा गया था। उधर रूस को हरा देने के बाद जर्मन सेनाओं ने फ्रांस के सोमे रिवर के पास ट्रेंच वॉरफेयर जो चल रही थी, जो कि स्टेलमेट जैसी स्थिति थी, वहाँ पे गैस और आर्टिलरी गन से एक तेज हमला किया और जर्मन सेनाएं आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अलाइड फोर्सेज ने अपने आप को फिर से रीग्रुपिंग किया और जर्मन सेना पर एक बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च किया और जर्मन सेनाओं को फिर से पीछे हटना पड़ा। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में ये चीज़ें खूब चल रही थी कि कभी कोई पक्ष एक तरफ थोड़ा आगे बढ़ता था, फिर दूसरा पक्ष उस पर काउंटर अटैक करता था और फिर एक स्टेलमेट जैसी स्थिति हो जाती थी। तो ये वहाँ पे खूब चलता रहा। और फिर इसके बाद हम आते हैं ल्यूडेन ड्रॉप ऑफेंसिव, जो कि मार्ने रिवर के पास में हुआ था और यह 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों यहीं से अमेरिकन सेनाओं की एंट्री होती है। इस लड़ाई तक अमेरिकन सेनाएं एकदम फ्रेश थी, वो किसी लड़ाई में उलझी नहीं थी, वो थकी नहीं थी, वो एकदम फ्रेश थी। और फ्रांस और ब्रिटेन की मदद के लिए जब पहुंचती हैं तो यहीं से एक तरह से एक बड़ा राक्षस एंट्री लेता है और जर्मन सेनाओं के लिए एक बुरा सपने जैसा अब शुरू हो जाता है और यहीं से युद्ध का जो रुख है वो बदलना भी शुरू हो जाता है। यहाँ जर्मन सेनाओं ने अपना आखिरी हमला किया और एलाइड फोर्सेस को तितर बितर करना चाहा, लेकिन जर्मन सेनाओं को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। तो फिर अभी हम बात करेंगे, अगला जो है वो है बैटल ऑफ एमीन्स। बैटल ऑफ एमीन्स वो मैंने स्लाइड में नहीं डाला है, ये इसके बारे में आपको बताता हूँ कि बैटल ऑफ एमीन्स जो है वो 8 अगस्त 1918 से 11 अगस्त 1918 के बीच में लड़ा गया। और कहा यह जाता है कि यह भले ही 3 से 4 दिनों की लड़ाई थी, लेकिन यह 100 दिनों के युद्ध के बराबर था, क्योंकि इसी युद्ध में जो अलाइड फोर्सेज हैं उन्होंने सबसे सफल हमला किया और जर्मन सेना के लिए यह एक काला दिन था। क्योंकि अलाइड फोर्सेज ने 2000 तोपों, 1900 हवाई जहाज़ों, 500 टैंकों के साथ हमला किया, जिसमें जर्मन सेनाओं को भारी कैजुअलिटी हुई और जर्मन सेनाओं का एक तरह से मनोबल ही टूट गया। एक तरह से उनके अंदर ये खौफ आ गया कि अब यूएसए इसमें शामिल हो गया है, अब हमारा जीतना संभव नहीं है। और फिर लास्ट में आता है बैटल ऑफ म्यूज़, जिसको बैटल ऑफ म्यूज़ आर्गोन बोलते हैं। तो ये 26 सितंबर से 1918 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध फ्रांस के जो म्यूज़
रिवर है, म्यूज रिवर और म्यूज आर्गोने के पास जंगल है, एक घना जंगल, जिसमें अमेरिका के 26,000 सैनिक एक तरह से उनकी मौत हो गई, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर ऑफेंसिव अटैक किया गया है, उसमें दोनों तरफ को नुकसान हुआ। इसमें अमेरिका के ही सिर्फ 26,000 सैनिकों की मौत हुई और टोटल 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस युद्ध में जर्मनी के 10,000 से अधिक सैनिकों को अलाइड फोर्सेज ने बंदी बना लिया और इसके 4 महीने के बाद फिर अंततः जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। और यहाँ से फिर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और इधर जर्मनी ने सरेंडर किया, उधर जो जर्मनी के जो एक तरह से उनकी जो पक्ष की दूसरे कंट्रीज़ की सेनाएं थी वो भी धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर दी। उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। उस समय दोस्तों जो बुल्गारिया है वो भी जर्मनी की तरफ से युद्ध में शामिल था। तो 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने पहले ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी, क्योंकि उसको भारी नुकसान होने लगा था, तो वो उसने सरेंडर एक तरह से पहले ही कर दिया था। और 30 अक्टूबर 1918 को ऑटोमन साम्राज्य ने भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। उसने बोल दिया था कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है, युद्ध को समाप्त किया जाए। और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर 11 नवंबर 1918 जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों द्वारा युद्ध समाप्त करने की एक तरह से रिक्वेस्ट की और बोला कि हम युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर इसमें 28 जून 1919 फ्रांस के वर्साय के महल में एक संधि होती है जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साय कहते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा और दूसरे राज्यों पर जो कब्जा करने की उसने पहले से कब्जा कर रखा था उस पर सब पे पाबंदी लग गई और उसकी सेना का आकार एक लिमिटेड कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा सेना नहीं रखेंगे। और जो इस युद्ध में जितनी भी क्षति हुई, जो अलाइड फोर्सेस को क्षति हुई, उसकी क्षतिपूर्ति भी जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। इसका ये मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध का पूरा जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया और उसकी सारी क्षतिपूर्ति जर्मनी को बोला गया कि आप इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। और यही एक तरह से ह्यूमिलिएटिंग जो एक संधि हुई, इसी के कारण यही द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण बनता है। तो इसके बारे में हम आगे बताते हैं कि वर्साय की संधि में क्या क्या शर्तें थी। दोस्तों, वर्साय की संधि में कुछ ऐसी शर्तें रखी गई जिसमें कि एल्सेस लॉरेन नाम का जो प्रदेश था, जिसको मैंने आपको बताया था कि जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसने फ्रांस से इस प्रदेश को छीन लिया था और इसमें कोयले और लोहे की बहुत सारी खदानें थी। तो एल्सेस लॉरेन प्रदेश वर्साय संधि द्वारा प्रादेशिक परिवर्तन करके जर्मनी का पूरा अंग भंग कर दिया गया और 1871 में जर्मनी एल्सेस लॉरेन को फ्रांस से छीना था, तो इसको वापस फ्रांस को दिया गया। और फिर राइनलैंड, जो कि फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से जर्मनी के राइनलैंड में मित्र जो सेनाएं थी उनका ये शर्त था कि 15 वर्षों तक मित्र सेनाएं इस राइन नदी के आसपास रहेंगी और अस्थायी रूप से एक तरह से इसको डीमिलिटराइज जोन बना दिया जाएगा और यहाँ पे जर्मनी कोई किलेबंदी नहीं कर सकता है। और फिर इसकी एक शर्त में आता है सार क्षेत्र। सार क्षेत्र जर्मनी में कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रदेश की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ, उस समय जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, उसको सौंप दी गई, किंतु कोयले की खानों का स्वामित्व जो था वो फ्रांस को दिया गया। और यह भी तय हुआ कि 15 वर्षों बाद यहाँ पे एक तरह से जनमत संग्रह कराया जाएगा, जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि सार क्षेत्र के जो लोग हैं वो जर्मनी में रहना चाहते हैं या फ्रांस में रहना चाहते हैं। यदि सारवासी जर्मनी के साथ मिलने की इच्छा प्रकट भी करते हैं तो भी जर्मनी को फ्रांस को एक निश्चित मूल्य देकर ही इन खदानों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना होगा। और बेल्जियम एवं डेनमार्क की एक तरह से जो हैं उनके बारे में भी कुछ संधि में उसमें कुछ संधि की शर्तें थी, जिसमें यूपेन, मार्सनेट और मलमेडी का जो प्रदेश है वो बेल्जियम के अधीन कर दिया गया और स्लेस्विग में जनमत संग्रह करा के, जो कि जर्मनी का पार्ट था स्लेस्विग, उसमें जनमत संग्रह करा के उसका उत्तरी भाग डेनमार्क को दे दिया गया। और जर्मनी की पूर्वी सीमा जो थी उसको जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पे ही उठाना भी पड़ा था। मित्र राष्ट्रों ने स्वतंत्र पोलैंड राज्य का निर्माण किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर वर्ल्ड वार मैप कैसा बना। तो ये है आफ्टर वर्ल्ड वार, ये मैप बना। तो जैसा मैंने आपको बताया पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। ये देखिए, अब एक पोलैंड स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया गया
और डांजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उसे जो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन था उसके संरक्षण में रख दिया गया। पोलैंड को समुद्री मार्ग देने के लिए डांजिंग जो था उसके बंदरगाह का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ डांजिंग इसको बोलते हैं। और मेमेल का बंदरगाह जर्मनी से लेकर लिथुआनिया, ये है लिथुआनिया, ये जर्मनी यहाँ तक जो फैला हुआ था इसको लिथुआनिया को दे दिया गया। और जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के राज्य को मान्यता दी और उसी समय चेकोस्लोवाकिया ये जो राज्य है ये आप देख रहे हैं इसका उदय होता है। और इस प्रकार प्रादेशिक व्यवस्था के तहत जर्मनी को 25,000 वर्ग मील का प्रदेश और 70 लाख की आबादी को खोना पड़ा था। तो ये भारी नुकसान जर्मनी को हुआ था। और जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस भी एशिया और अफ्रीका सब जगह अपने उपनिवेश रखते थे, वैसे ही जर्मनी के भी कुछ उपनिवेश थे, उनको मित्र राष्ट्रों के संरक्षण में दे दिया गया, यानी कि जर्मनी से उनको छीन लिया गया। और सैनिक व्यवस्था में ये की गई कि जर्मन सेना की जो अधिकतम संख्या होगी वो 1 लाख से अधिक नहीं होगी सॉरी। और अनिवार्य सैनिक सेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो हवाई जहाज़ों का निर्माण था उस पर जर्मनी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त जो नौसेना शक्ति थी उसको भी सीमित कर दिया गया। एक तरह से जर्मनी को पूरी तरह से आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से पंगु बना दिया गया। और 28 जून 1919 को वर्साय की संधि तो हो जाती है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन एक नए युद्ध का एक तरह से धीरे धीरे यहाँ पे चिंगारी सुलगना शुरू हो जाती है और जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में आगे जाकर पनपेगी। तो हम कभी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे दोस्तों। होप करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों से। धन्यवाद।